तो हम पढ़ रहे हैं क्या, बर्नौली थ्योरम। ये बर्नौली थ्योरम वो थ्योरम है बेसिकली जिस पर आपकी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्या, हवाई जहाज़ जो आपका उड़ रहा है इसी सिद्धांत पर उड़ रहा है, बर्नौली थ्योरम पर। ठीक है, इसके अलावा तेज़ हवा में आपके तरपाल वगैरह उड़ जाना, या आप ऊपर जैसे कुछ ढकते हैं, पहले तो लोग छप्पर वगैरह लगाते थे ना छान वगैरह पे, या आप नॉर्मल सी चीज़ें को जाल पे अगर हम कुछ ढक देते हैं, छत पर हमारे जाल होता है उस पर हम कुछ ढक देते हैं और जब तेज़ आंधी चलती है तो उड़ जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम ईंट वगैरह रख के जो है दबाव बनाते हैं ताकि ये उड़े ना, और उसके बाद भी जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो भी उड़ जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी रीज़न क्या है, बर्नौली थ्योरम है। ठीक है, और इसके पीछे एक और रीज़न बताता हूँ। अगर आप कभी रेलवे फाटक के पास खड़े हों और आपके बराबर से ट्रेन निकल के जाए तो ऐसा लगता है कि ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, ये भी किस वजह से है, बर्नौली थ्योरम की वजह से। और रोड पर आप कहीं बाइक पर जा रहे हो और आपके बराबर से कोई बस या ट्रक तेज़ रफ्तार में निकला तो भी आपको एक बहुत तेज़ हवा का झोंका ट्रक की तरफ खींचता है। ये भी किस वजह से है, बर्नौली थ्योरम की वजह से। तो ये बहुत सारी चीज़ों में बर्नौली थ्योरम काम कर रहा है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम बेसिकली है क्या, उसकी बात करते हैं। तो बर्नौली थ्योरम मेन पहले इसकी बात ये कर लेते हैं कि कहता क्या है। सबसे पहले चीज़, बर्नौली थ्योरम तभी काम करेगा जब आपका फ्लूइड है, जो भी, अब हम इन सब केसों में फ्लूइड क्या है, एयर है। ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो। स्ट्रीमलाइन आप लोगों को पढ़ा है कि हर पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता हुआ चले, कोई भी क्रॉस वे ना करे एक दूसरे को, इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जब भी कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में गति कर रहा है तभी बर्नौली थ्योरम काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो बर्नौली थ्योरम ने क्या कहा कि अगर कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में चल रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है हर पॉइंट पर, फ्लूइड की टोटल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड में एनर्जी कितनी तरह की है। सबसे पहली एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर वही है फ्लूइड का प्रेशर, जो फ्लूइड का प्रेशर लगता है कितना लगता है, रो जी एच, ये लगता है ना, रो जी एच, यही है। और यही बेसिकली उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, दूसरी एनर्जी की हम बात करें तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो किसकी वजह से होती है, हाइट की वजह से। छत पे रखा हुआ वाटर का जो टैंक है उसके पास अपनी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि उसके पास हाइट है, इसीलिए टंकियाँ बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं। तुमने देखा होगा शहरों में आजकल तो टंकियाँ बन रही हैं, लाइन बिछाई जा रही है गाँव में भी, है ना। तो वो टंकी ऐसा है कि नीचे ही क्यों नहीं टैंक बना देते, उसको इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाते हैं, ताकि प्रेशर कैसा रहे, ज़्यादा रहे। ठीक है, और तीसरा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो तीन तरह की हमारे पास ये एनर्जी होती है जो कोई भी फ्लूइड जो है कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। तो क्या बोला बर्नौली ने कि अगर कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पर। ठीक है, जैसे ये मान के चलो कोई ट्यूब है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, और हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ए, दूसरा बी, चलो एक और ले लेते हैं सी। तो इन तीनों पॉइंट पर इसकी जो टोटल एनर्जी है एट ए बराबर होगी टोटल एनर्जी एट बी और टोटल एनर्जी एट सी, तीनों पर कैसी होगी, बराबर होगी। ये बात किसने बोली, बर्नौली ने। अब प्रेशर एनर्जी तो आपको पता है पी होता है प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। अब अगर इसे हम पर यूनिट वॉल्यूम में निकालें, क्योंकि वॉल्यूम चलता है ना लिक्विड में, तो वॉल्यूम में निकालें तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो जी एच। सही है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको भी पर यूनिट वॉल्यूम में निकालें तो एम अपॉन वी क्या हो जाएगा, रो, तो ये हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये जो रो जी एच है और ये हाफ रो वी है, ये दोनों किस में है, पर यूनिट वॉल्यूम में है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी पोटेंशियल एनर्जी और इतनी काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, मैं स्टेटमेंट एक बार फिर से लिख देता हूं यहां पर। इन ए फ्लूइड
streamline flow in a fluid flowing in streamline flow, if लगा देते हैं, then the net energy वही तीनों का सम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड remain constant at every point of liquid। तो इसकी कंडीशन यही है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है तो फिर बिगड़ जाएगा सिस्टम। हाँ वही है, प्रेशर के लिए भी हम रोज ले सकते हैं, सही है, और फिर वॉल्यूम में ले रहे हैं तो डिवाइड बाय इसको वॉल्यूम ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं फिर ऐसे नहीं लेगा ना, रोज ये चपन भी एम नहीं होगा, वो तो m1v² हो जाएगा ना, m1v² नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बर्नौली थ्योरम। तो चलो इसे प्रूव करते हैं एक बार। तो हम कुछ फैक्टर ले लेते हैं कि हमने कहा ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट कितनी है h1 और इसकी हाइट कितनी है h2, ठीक है। इस पॉइंट का जो एरिया है वो है हमारा A1, इस पॉइंट का जो एरिया है वो है हमारा A2, क्लियर। यहाँ पर जो हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है v1 और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है v2। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम मान रहे हैं, ठीक। अब सपोज करो जब यहाँ पर सेकंड फ्लो आगे बढ़ रहा है, तो हमने कहा 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक चलता है dx1 डिस्टेंस, और उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक चलता है dx2 डिस्टेंस, ठीक है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं v1 = dx1/t, v2 = dx2/t, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो बर्नौली ने यही बोला कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो एनर्जी यहाँ पर जितनी होगी उतनी यहाँ पर होगी। ये बात हमें प्रूव करनी है कि जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है हर पॉइंट पर कैसी है, सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी आई कहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक पानी हम पहुँचा रहे हैं, तो प्रेशर में कुछ डिफरेंस तो रहा होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ फ्लो होता ही नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा प्रेशर में तो कुछ डिफरेंस है, तभी तो यहाँ से पानी वहाँ पहुँच रहा है, और जब यहाँ से पानी वहाँ पहुँच रहा है तो हम देख रहे हैं हाइट भी बढ़ रही है। ऑब्वियसली अगर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनमें कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा होगा, यही चीज़ हमें देखना है। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, और ये जो वर्क है ये किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी के। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ लिया है। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। क्या लगाना है कि जो नेट वर्क डन है हमारा, नेट वर्क डन, वो बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के, ठीक है। अब हम वर्क डन क्या कर रहे हैं, पर सेकंड कर रहे हैं, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है ना, तो हमें टाइम के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी तो है नहीं कि फिक्स्ड क्वांटिटी हमने पहुंचा दिया हो गया। वर्क डन पर सेकंड हमें यहाँ पर निकालना है। तो वर्क डन पर सेकंड चेंज इन एनर्जी के बराबर हो, कितनी एनर्जी कितनी चेंज कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क डन क्या है। हमने कहा देखो यहाँ पर अगर प्रेशर सपोज करो P1 है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना रहा होगा, P2, ठीक है। तो हमने कहा वर्क डन पर सेकंड क्या है, वर्क डन पर सेकंड। तो W = क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा अगर यहाँ की बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हमने वर्क किया W1, तो फोर्स हमारा हो गया F1 और डिस्प्लेसमेंट dx1 हो गया। अब पर सेकंड निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, टाइम, इसको भी डिवाइड बाई क्या कर देंगे, टाइम, ठीक है। तो हमारा वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 इंटू dx1/t किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के। अब अगर इसे मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी A1 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँ ऊपर और A1 से करूँ नीचे, तो फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर हो गया, प्रेशर के, सही है। तो ये क्या हो गया P1, और वेलोसिटी इंटू एरिया, देखो ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, और एरिया ये वॉल्यूम पर सेकंड के बराबर ही तो हुआ, क्योंकि वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, dx/t इंटू एरिया। अब ये एरिया, ये वाला एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर है, वॉल्यूम के, और नीचे क्या है, टाइम, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम पर सेकंड।
ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन पर सेकंड है वो किसके बराबर आ गया, P1 इंटू वी के, नहीं ये पूरा इसी के साथ चल रहा है ना, वॉल्यूम पर सेकंड वो एक ही साथ चल रहा है पूरा, ठीक है। कितना वॉल्यूम पर सेकंड पास हो रहा है उसके नीचे हमें टी निकालने की जरूरत नहीं है, वो वॉल्यूम पर सेकंड पास हो रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन पर सेकंड, ठीक है, वर्क डन पर सेकंड इसके बराबर आ गया सीधा सीधा। दूसरे लेवल पे यानी जो दूसरे पॉइंट पर काम करना पड़ रहा है, ये तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया। अब सेकंड पॉइंट के लिए अगर हम W2 निकालें तो W2 भी सेम निकल जाएगा, किसके बराबर, P2 V के बराबर, P2 V के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा लगभग सेम है। अब यहां से वर्क डन में गैप निकालते हैं तो ये हो जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और V आ जाएगा हमारा कॉमन। क्लियर है। तो ये हमारा वर्क डन में मतलब ये डिफरेंस इन वर्क डन, या हम कह सकते हैं कि कितना वर्क हमने करा वो निकल जाएगा। अब निकालते हैं चेंज इन एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, और 1 पॉइंट हमने इसे मान लिया और 2 पॉइंट हमने इसको मान लिया। तो पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, V1 स्क्वायर, और ये है हमारा मास, जितना यहाँ से मास एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम M1 ले लेते हैं, हमने कहा मास M1 एंटर कर रहा है, तो मास तो सेम ही है, ठीक है। तो मास कैसा है हमारा, सेम है। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम V2 स्क्वायर, ठीक है। अब हाफ एम V2 स्क्वायर अगर हम यहाँ करें तो जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, यानी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, तो हो जाएगा हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर। क्लियर, एक ही बात है भाई, यहाँ पे ये ज़्यादा है वहाँ ये कम है, 2 माइनस 1 कर लो तो भी एक ही बात है, ठीक है। 2 माइनस 1 कर लो या 1 माइनस 2 कर लो, जैसे करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ले 2 माइनस 1 कर लो, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 कितनी होगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, 1 पर mgh1, सही है। और पोटेंशियल एनर्जी एट 2 कितनी है, mgh2, सही है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। तो चेंज इन वर्क डन या वर्क डन जो हमने किया, कितना किया, P1 माइनस P2V, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी के। चेंज इन एनर्जी, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh2 माइनस mgh1, ये इसमें रख के जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस mgh1 माइनस mgh2, सॉरी 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो V को हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन रो लिख सकते हैं भाई। डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन रो। तो हम इसको V को क्या लिख सकते हैं, m अपॉन रो लिख सकते हैं। तो m से हमारा ये सब m कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, ये रो की मल्टीप्लाई हो जाएगी सब में, रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। क्लियर। अब करना क्या है, 1 1 वाले एक तरफ ले लो और 2 2 वाले एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा P1, इधर से रो GH1 आया तो इधर से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो GH1 प्लस का, फिर ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर
हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P2, भाई ये माइनस इधर कैसा आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है टोटल एनर्जी है कहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट पर, और ये क्या है टोटल एनर्जी सेकंड पॉइंट पर, बराबर है दोनों। तो क्या है, इसको क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 बराबर आई किसके, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। और यही तो बात प्रूव कर रहा था कौन, बर्नौली। सही है, तो ये था। इस फॉर्म में ला सकते हैं दिया हाँ हाँ, इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। एक ही तो बात है, इसका ये क्या मतलब है भाई, ये 1 बराबर 2 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक ही बात है, ठीक है, यही है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, इसको लिखो जरा, फिर मैं समझाता हूँ एक चीज। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो देखो क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो है तुम्हारे विंग्स ऑफ एरोप्लेन, विंग्स ऑफ एयरप्लेन। एयरप्लेन लिख लो, एरोप्लेन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये हम साइड व्यू दिखा रहे हैं। साइड व्यू मतलब अगर ये तुम्हारा एयरप्लेन है तो जो ये तुम देख रहे हो ये इसका साइड व्यू है, ये आगे की तरफ निकला हुआ होगा। और जो साइड व्यू है, और हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, आगे की तरफ। सही है, तो एयर किस तरह से जाएगी, एयर यूं करके जाएगी मूव करती हुई। तो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि नीचे वाली एयर तो सीधी निकल जाएगी, ऊपर वाली जब इस तरह से जाएगी तो ऊपर वाली एयर इसके सामने कैसे जाएगी, तेजी से जाएगी। नीचे की एयर कैसे जाएगी, स्लो जाएगी, क्योंकि देखो नीचे से ये इसको रोक रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले एयर की वेलोसिटी कम है और ऊपर वाली वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक, अगर हम यहाँ माने वेलोसिटी कितनी है v1 और यहाँ कितनी है v2, तो हम ये कहेंगे v2 जो है वो कम है किससे, v1 से। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द बर्नौली, बर्नौली ने क्या कहा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर कोई चीज़ चल रही है तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कौन सी, प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ दो चीज़ों का फैक्टर है, देखो क्योंकि सेम हाइट पर है तो रो GH का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर सिंपल काम करेगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है, अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखो, यहाँ पर ये वाली टोटल एनर्जी और नीचे ये टोटल एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि भाई यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ गई। जब यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई तो कांस्टेंट करने के लिए एक चीज़ को कम होना पड़ेगा, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने कहा अगर यहाँ प्रेशर P1 है तो P1 प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। अगर यहाँ प्रेशर P2 है तो P2 प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल है। और अगर P2 प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 कम है, तो ये इसको लिफ्ट देगा कहाँ, ऊपर की तरफ, और ये ऊपर उठ जाता है। तो एयरप्लेन के विंग्स उसको ऊपर उठने में इस तरह से लिफ्ट देते हैं, इस तरह से मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी पूरी पूरी। ठीक, इसकी दूसरी एप्लीकेशन ये है कि तेज़ हवा में जब तूफान वगैरह आता है, स्टॉर्म आता है, तो जो तुम्हारे घर की शेड्स होती हैं, शेड्स जो पहले लगा देते थे, अब तो तुम्हारे पक्के घर हैं, पर जैसे हैं टीन शेड्स वगैरह जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम्हें समझना है तो तुम समझते हो जाल के ऊपर रखने वाली, अगर हमने कोई फाइबर शीट रख रखी है, ढक रखा है, तो वो उड़ती है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, शेड्स ऑफ द हाउस,
तो सपोज करो ये हमारा नॉर्मल एक घर है, इसके ऊपर हमने ये शेड रखी, ये शेड रखी हुई है, ठीक है। चलो सिंपल शेड्स रख के दिखाते हैं तुम्हें। इस पर ये शेड रखी हुई है ये, ठीक है। तो अभी नॉर्मल है, अभी हवा नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है नीचे भी उतना प्रेशर लग रहा है, सिंपल है, ठीक। तो ये बैलेंस है अपनी जगह पे, उड़ नहीं रहा है। लेकिन तभी आंधी चलने लगती है, आंधी चलने की वजह से यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तेज़ हवा चलने की वजह से यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन नीचे तो नहीं चल रही ना हवा, नीचे तो उतनी है। तो यहाँ की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है ये P1 कैसा है, P2 से कम हो गया। अगर P1 कम हो गया है P2 से, तो P2 क्या करेगा, इसको ऊपर लिफ्ट कर देगा शेड को, ये शेड ऊपर उठ जाएगी और हवा के साथ निकल जाएगी, तो ये इस वजह से उड़ जाती है। अब तुम्हें समझ में आया कि ट्रेन जब चलती है तो अपनी तरफ क्यों खींचती है, क्यों, आप लोगों के बीच में एयर है, और जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के साथ वाली हवा भी तेज़ी से चलती है, और जब तेज़ी से चलती है तो बीच में क्या क्रिएट हो जाती है, वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, और तुम्हारे पीछे का प्रेशर है ज़्यादा, तो वो तुम्हें अपनी तरफ ऐसे खींचता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा रेल, जब ट्रेन बहुत तेज़ स्पीड से चलती है तो पिन्नियाँ भी उसके साथ उड़ती हुई जाती हैं आगे तक, यही रीज़न है, ठीक है। इसलिए करीब नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर एक रिवर है और उसमें दो बोट बहुत करीब करीब चल रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगेंगी। उसका रीज़न पता है क्या है, कि जब दोनों करीब करीब चल रही हैं, सही है, जैसे ये एक रिवर है, एक बोट हमारी ये है और एक बोट हमारी ये है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनके बीच में ये जो वाटर है ये भी उतनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा। बाहर वाला इतनी रफ्तार से नहीं चल रहा। जब बीच वाली यहाँ की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो बीच का प्रेशर कैसा हो जाता है, कम। बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो ये इस बोट को इधर दबाएगा, उधर वाला इधर दबाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगेंगी। समझ में आया। एक दो पेजेस लो, दो पेजेस लेके बीच में फूंक मारो, वो दोनों दूर नहीं जाएंगे, चिपक जाएंगे। समझ में आया। है पेज, तो पेपर है, मैं इनको इस तरह से पकड़ता हूँ, ठीक है, ये पकड़ रखे मैंने, ठीक है। अब इनके बीच में एयर है, साइड में भी एयर है, मतलब बीच में एयर है, साइड में भी एयर है। अब मैं बीच में जब हल्के से फूंक मारता हूँ तो बीच वाली एयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो साइडों में एयर है, इन दोनों साइडों में, वो तो उसी रफ्तार से चल रही है। तो बीच में वेलोसिटी बढ़ने पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, और प्रेशर कम होने की वजह से ही क्या, ये बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये इनको दोनों को क्या कर देगा, चिपका देगा। तो देखें, ठीक है, देख रहे हो, इसे हम अलग रखते हैं, आ जाते हैं करीब, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब ये फैन जो चलता है गर्मियों में, और फैन चलने पे आपको हवा लगने लगती है, क्या रीज़न है इसका, बाहर से ठंडी हवा कैसे खींचता है, बाहर अपना एक प्रेशर बना हुआ है। जब ये तेज़ी से चलेगा तो नीचे यहाँ पे एयर की वेलोसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, तो बाहर से ठंडी हवा अंदर खींचने लगेगी। समझ गए। ऐसे ही जो हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ऊपर, एग्जॉस्ट फैन क्या काम करता है, यहाँ से चलेगा तेज़ी से तो बाहर की एयर की स्पीड क्या बढ़ा देगा, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस, जंगले पर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो अंदर की सारी गर्म होगा वो बाहर फेंक देता है निकाल के, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बर्नौली थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। इसमें एक आध एप्लीकेशन और हो तो अपनी देख लेना, यही है।